दिया। जैसे ही मैंने गांव वालों को माल लूटने के लिए पागलों की तरह भागते हुए आते देखा तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि मेरा बिछाया हुआ जाल और प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया है। ये पूरी कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। मेरे पापा जो ट्रक चला रहे थे उसके टायर सड़क पर बिछाए गए लोहे के कीलों की वजह से पंक्चर हो गए थे और उनका एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त मेरे पापा ट्रक में जो भेड़ें ले जा रहे थे, आसपास के गांव वालों ने मौका देखते ही वो सब लूट लीं। वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि गांव वालों ने जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाई थीं ताकि ट्रक पलट जाए और वो उस पर लदी मोटी ताज़ी भेड़ों को चुरा सकें। मेरी मम्मी उन पर पुलिस केस करके उन्हें जेल भिजवाना चाहती थीं, लेकिन गांव वालों ने मिलकर इतना नौटंकी, हंगामा और ड्रामा किया कि पुलिस भी हार मान गई और आखिरकार उस केस को बिना किसी फैसले के हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। देखते ही देखते 10 साल पलक झपकते ही निकल गए। आज मैं फिर से एक बड़ा सा ट्रक चलाकर उसी मनहूस गांव के पास से गुजर रहा था, लेकिन इस बार मेरे ट्रक में जो दिख रहा था वो पहली नज़र में तो बिल्कुल नॉर्मल ऑक्टोपस लग रहे थे, पर असल में वे बेहद जहरीले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस थे। मैंने आराम करने के बहाने गांव से कुछ किलोमीटर दूर जानबूझकर अपना ट्रक पार्क कर दिया। मुझे रुकते ही एक बूढ़ा आदमी बड़े एक्साइटमेंट के साथ मेरी तरफ चला आया और पूछने लगा, अरे छोटे, इतना सारा माल भरकर कहाँ जा रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैपिटल जा रहा हूँ अंकल, वहाँ के बड़े बड़े होटलों में ऑक्टोपस साशिमी डिलीवर करने। मेरी बात सुनते ही उस बूढ़े के चेहरे पर लालच भरी एक कुटिल स्माइल आ गई। मैंने इस बूढ़े को 10 साल पहले देखा था, जब मैं अपने पापा की डेड बॉडी लेने आया था। उस दिन अगर इसने बीच रास्ते में गाड़ी रोककर मेरे पापा को बहला फुसलाकर गांव की तरफ न भेजा होता तो पापा का कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता। वो ट्रक में भरे ऑक्टोपस को लगातार घूरे जा रहा था और उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसने फौरन चाल चली, अरे आगे वाला हाईवे तो बंद है, चलो मैं तुम्हें नेशनल हाईवे दिखाता हूँ, वो शॉर्टकट है, आगे ही मेरा घर है, लगे हाथ मुझे भी लिफ्ट दे दो क्यों? एक और शिकार खुद चलकर मेरे जाल में आ फंसा था। उसे ये पूरा खेल अच्छे से रटा हुआ था और वो पिछले 20 सालों से ये नीच काम करता आ रहा था। न जाने कितने ही ड्राइवरों की फैमिलियां उसकी वजह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने उन बाकी पीड़ितों की फैमिलियों से पूरा प्लान डिस्कस कर लिया था। हमने एक और बड़े ट्रक का भी इंतजाम किया था जो शराब से भरा हुआ था और मेरे गांव में घुसते ही पीछे पीछे आने वाला था। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आइए बैठिए। वो बूढ़ा ऐसे ट्रक में चढ़ा जैसे ये उसका रोज का काम हो। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और गांव वालों को मैसेज भेज दिया कि रास्ता बंद करने और लूटने के लिए तैयार रहें। उसने पूछा, छोटे, ये किस टाइप के ऑक्टोपस ले जा रहे हो? इन पर तो नीले रंग के रिंग्स बने हुए हैं, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, अंकल ये इम्पोर्टेड ब्रीड है, कैपिटल के टॉप होटलों में साशिमी बनाने के काम आती है, हम जैसे आम लोग तो इसे कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो बोला, अरे वाह, ये छोटे छोटे जीव तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि शहर के लोगों की स्किन इतनी गोरी क्यों होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऑक्टोपस को कच्चा भी खाते हैं। वो बूढ़ा मन ही मन सपने बुनने लगा था कि वो इन्हें लूट कर कैसे बेचेगा। वो बूढ़ा मन ही मन सपने बुनने लगा था कि ट्रक पलटने के बाद वो इन चोरी के ऑक्टोपस को कैसे बेचेगा। वो अपनी लालच भरी स्माइल को रोक ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसका ध्यान ट्रक की साइड में बड़े बड़े अक्षरों में स्प्रे पेंट से लिखी उस चेतावनी पर बिल्कुल नहीं गया, जिस पर साफ साफ लिखा था, खतरनाक माल, इसे न खाएं। जल्दी ही ट्रक गांव के अंदर दाखिल हो गया। ठीक उसी मोमेंट पर बूढ़े ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया और जोर जोर से रोने धोने का नाटक करने लगा। अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है, नीचे उतारो, मैं बाद में खुद पैदल घर चला जाऊंगा। उस बूढ़े ने गांव वालों को पहले ही कह दिया था कि गांव में ट्रैप बिछाकर रखें। ट्रक से नीचे उतरने की भीख मांगना बस उसका एक नाटक था, ताकि जब ट्रक पलटे तो उसे कोई चोट ना आए, लेकिन मेरा उसे इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा, अंकल बस गांव की पंचायत आने ही वाली है, मैं आपको वहीं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर दबाया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ते ही बूढ़ा बुरी तरह घबरा गया। अरे छोटे, अगर मैंने तेरे ट्रक में ही पोटी कर दी तो पूरी गाड़ी बदबू से महक उठेगी, फिर तो कोई तेरा ट्रक धोने को भी तैयार नहीं होगा। मैंने बहुत कूल होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं अंकल, हम ट्रक ड्राइवरों ने सब देखा हुआ है, आपकी सीट के नीचे एक पोर्टेबल टॉयलेट रखा है, जब मैं लंबे सफर पर होता हूँ तो वही यूज करता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा और परेशान हो गया। अरे ट्रक रोक, मेरा घर तो पीछे ही छूट गया, रास्ता उस तरफ था, मुझे अभी के अभी बाहर निकाल। बूढ़ा बुरी तरह बौखला गया। उसने ट्रक में रखा एक हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर दे मारा, लेकिन उसकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। अरे ये शीशा टूट क्यों नहीं रहा? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने कहा, अंकल ये कस्टम मेड बुलेट प्रूफ ग्लास है, मैंने अभी अभी इंस्टॉल करवाया है, इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, गांव के सेंटर पहुंचते ही मैं आपको उतार दूंगा। बूढ़ा रोने लगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गाड़ी रोक दे और मुझे उतरने दे, मैं अभी सिर्फ 89 साल का हूँ, मुझे अभी और जीना है, तू गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स अंकल, मैं बहुत तगड़ा ड्राइवर हूँ, मैंने आगे का रास्ता थोड़ा खराब करवा दिया था, जब थोड़ी देर में ये ट्रक पलटेगा तो हम दोनों सीधे ऊपर जाएंगे।
बूढ़ा चीखा, तू मुझे ये बात अब क्यों बता रहा है? तभी अचानक ट्रक गांव वालों के बनाए मिट्टी के ढेर से टकराया। ट्रक के आगे के पहिए हवा में उठे और सीधे पहले से बिछाई गई कीलों पर जा गिरे। पलक झपकते ही ट्रक बेकाबू होकर बाईं तरफ झुकने लगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील कितना भी घुमाया और ब्रेक दबाए, पर कुछ काम नहीं आया और ट्रक सीधे सड़क किनारे बनी एक दुकान में जा घुसा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरे शरीर के सारे अंदरूनी अंग अपनी जगह से हिल गए हैं। खुशकिस्मती से मैंने पहले से ही एक क्रैश कुशन वेस्ट पहन रखी थी, वरना इतने भयानक इम्पैक्ट से तो मैं मौके पर ही निपट जाता। मैंने सिर घुमाकर बगल वाली सीट पर देखा। पैसेंजर सीट पर बैठा वो बूढ़ा झटके की वजह से सीधे सामने वाले विंडशील्ड से जा टकराया था। उसकी पूरी बॉडी पर कट और चोट के निशान थे। वो अपने ही हाथ में फोन पकड़े हुए कराह रहा था, जल्दी 120 पर कॉल कर। पर उस नीच इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस को फोन कर सके। उस बूढ़े को सबसे पहले अपने फोन में पड़ा वो सबूत डिलीट करना था जो उसने गांव वालों को लूटने के लिए भेजा था, इसलिए उसकी पुलिस को कॉल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसका सिर चकरा रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसे फोन पर डिलीट का बटन साफ साफ दिख ही नहीं रहा था। मैंने फौरन पास जाकर पूछा, अंकल आप ठीक तो है ना? अस्पताल ले चलूं? और बात करते करते मौका देखकर मैंने एक झटका मारकर फोन उसके हाथ से नीचे गिरा दिया। इतना इंपॉर्टेंट सबूत मैं उसे इतनी आसानी से कैसे डिलीट करने देता? तभी मेरे कानों में ढेर सारे लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। गांव वाले हाथों में बांस की टोकरियां लिए भागे चले आ रहे थे और जमीन पर रेंगते हुए ऑक्टोपस को पागलों की तरह टोकरियों में भरने लगे। ये देखते ही मैं चिल्लाया, हमारी मदद करो, पुलिस को फोन करो, वरना ये बूढ़े अंकल। तभी एक बूढ़ी औरत ने मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं तेरे लिए पुलिस को क्यों फोन करूं? मेरे बुढ़े ने पहले ही बता दिया था कि ये ऑक्टोपस बड़े अमीर लोगों का खाना है और एकदम फ्रेश है। इस बार तो मैं इसे घर ले जाकर मजे से खाऊंगी। मैंने गिड़गिड़ाने का नाटक किया, आंटी जी प्लीज पुलिस को बुला दीजिए, हमारी जान बचा लीजिए। वो बोली, हम बूढ़ी औरतों को फोन चलाना नहीं आता, खुद ही रेंग कर बाहर निकल ले। वाह भाई, इस बार तो हमें भी बड़े लोगों का खाना खाने को मिलेगा। इस बार तो हम अमीर हो जाएंगे। इन्हें शंघाई के लोगों को महंगे दामों में बेचेंगे और फिर से नया बंगला बनाएंगे। उन लोगों को हम बाहर वालों के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस औरत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रक के नीचे सिर्फ मैं नहीं बल्कि उसका अपना पति भी दबा पड़ा है। देखते ही देखते वहां और भी बहुत सारे गांव वाले जमा हो गए। हर किसी के हाथ में बोरे और टोकरियां थीं। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे ट्रक का सारा माल लूट कर साफ कर दिया। मैंने उन्हें रोकने का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम लोग इन्हें मत ले जाओ, ये ऑक्टोपस बहुत जहरीले हैं, अगर इन्हें ठीक से साफ नहीं किया तो किसी की जान चली जाएगी। इस पर एक गांव वाला बोला, ये सब हमारा हक है। मुझे सुन दादा ने पहले ही बता दिया था कि ये कितनी बढ़िया चीज है। मैंने तो आज तक साशिमी खाई ही नहीं है। मैंने फिर कहा, तुम लोग इन्हें बिल्कुल नहीं खा सकते, ये नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है, अगर बनाने में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात खत्म होते ही गांव के एंट्रेंस पर एक और बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखा। वो ट्रक भी गांव के रास्ते पर बिछी लोहे की कीलों पर चढ़ गया और पलट गया। पलटते ही उसमें से ढेर सारी देशी शराब की बोतलें जमीन पर बिखर गईं। गांव वालों ने जैसे ही शराब देखी वो अपनी टोकरियां उठाकर दोबारा उस तरफ भाग खड़े हुए। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, चलो आखिरकार मेरा दूसरा ट्रक भी आ गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, चखना भी मिल गया और दारू भी। इस बार तो किसी चीज की कमी नहीं है। मैं जल्दी से एक्सीडेंट वाले ट्रक से बाहर निकला, भागकर गांव वालों के सामने खड़ा हुआ और घबराए हुए टोन में चिल्लाया, तुम लोग इन्हें नहीं खा सकते, ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस हैं, ये बहुत जहरीले हैं। मेरे सारे ऑक्टोपस मुझे अभी के अभी वापस करो। एक गांव वाला हंसते हुए बोला, तू बस इसलिए डर रहा है ताकि हम इन्हें खाकर बीमार न पड़ जाएं और तुझे हर्जाना न भरना पड़े। उसकी ये बात सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसकी टोकरी से ऑक्टोपस छीनने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उसने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे ही चोरी करे? यकीन नहीं आता तो देख, मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा और तुझे ब्लैकमेल करके केस में फंसा दूंगा। किसने कहा कि ये ऑक्टोपस जहरीले हैं? ये दिखने में तो बड़े शानदार लग रहे हैं, तभी मैं सोचूं कि शहर के लोग इन्हें इतना चाव से क्यों खाते हैं। मैंने घबराते हुए फिर कहा, बाबा आप सच में इन्हें नहीं खा सकते, और साथ में शराब तो बिल्कुल मत पीना। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अपने आप में ही बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं, अगर इन्हें शराब के साथ मिला लिया तो फिर भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उस बूढ़े ने ठसके से हुंकार भरी और मेरी बात को बिल्कुल बकवास समझा। उसने एक हाथ में ऑक्टोपस और दूसरे हाथ में शराब की बोतल थाम ली। तुझे मुझे ऐसे बद्दुआ देना जरूरी है क्या? और ऊपर से झूठ बोल रहा है कि ये जहरीले हैं। रुक, मैं अभी तेरे सामने खाकर दिखाता हूँ। इतना कहते ही उस बूढ़े ने बिना झिझके ऑक्टोपस को अपने मुंह में ठूंस लिया और ऊपर से शराब का एक बड़ा सा घूंट मार लिया। देख, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू कितना बड़ा झूठा है। पर बोलते बोलते ही अगले ही सेकंड वो बूढ़ा जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। ये देखकर आसपास के गांव वाले इतने डर गए कि उन्होंने हाथों में पकड़ी हर चीज जमीन पर फेंक दी। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत भागती हुई आई और उसने तुरंत उस बूढ़े के मुंह में एक दवाई ठूंस दी। औरत बोली, ये बुढ़ा घर से निकलते वक्त अपनी दवाई खाना फिर भूल गया था,
जब इसे दौरा पड़ता है तभी ये सीधे मुंह बात करता है। धीरे धीरे बूढ़े का चेहरा नॉर्मल हुआ और वो उठकर खड़ा हो गया। देखा, किसने कहा था ये ऑक्टोपस जहरीला है? ये तो बहुत कमाल की चीज है। मुझे तो एकदम किक लग गई। मैंने कहा था ना कि ये जहरीला हो ही नहीं सकता। मैं तो इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, आराम से बैठकर दारू के साथ खाऊंगा। अब मैंने उन्हें समझाने की और कोशिश नहीं की। एक्सीडेंट की वजह से मेरा सिर पहले से ही चकरा रहा था और मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरा काम खत्म हो चुका था। अब सब कुछ ली भैया के हाथों में था। ली भैया के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने अंकल के सहारे पल बढ़कर 18 साल के हुए थे। लेकिन 3 साल पहले जब उनके अंकल इस छुशेंग गांव से गुजर रहे थे तो उनका भी एक्सीडेंट करवा दिया गया। ट्रक का सारा माल लूट लिया गया और उनके अंकल कोमा में चले गए। इतने सालों बाद आखिरकार हमें बदला लेने का ये मौका मिला था। इतने समय तक इन नीच और घटिया गांव वालों को बर्दाश्त करना रंग लाया था। पिछले 2 सालों से मैं इस गांव का डिप्टी विलेज चीफ बनकर काम कर रहा था। रास्ते बनवा रहा था और स्ट्रीट लाइटें लगवा रहा था। मैंने हर स्ट्रीट लाइट पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। सब इसलिए ताकि इन हरामी गांव वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इन्हें कानून के कटघरे में खड़ा कर सकूं। ली भैया ने कैमरों की फुटेज में गांव वालों को माल लूटते हुए देखा और उनके लालची चेहरों को रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने इंसानियत के नाते रेडियो पर अनाउंसमेंट करके चेतावनी भी दी, सभी गांव वाले ध्यान दें, कानून का पालन करें और माल न लूटें। जिन लोगों ने माल उठा लिया है वो इसे न खाएं और तुरंत वापस कर दें। ऐसी रूटीन अनाउंसमेंट वो पिछले 1 साल से कर रहे थे। लेकिन गांव वालों के लिए ये सब ढोल के आगे बीन बजाने जैसा था। लालच में अंधे हो चुके इन लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला था। वे लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। आंटी सन अपनी बांस की टोकरी को ऑक्टोपस से पूरा भरकर खुशी में गुनगुनाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ी। घर का बंद दरवाजा देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे आवाज लगाई, सुनो जी, जरा दरवाजा तो खोलो। अंदर से सन्नाटा छाया रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं ये बुढ़ा कहाँ चला गया। अभी तो बड़े ट्रक वाले को रास्ता दिखाने गया था, अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं फिर से किसी के घर ताश खेलने तो नहीं बैठ गया? आंटी सन ने खुद ही दरवाजा धक्का देकर खोला और अपनी टोकरी के सारे ऑक्टोपस खुशी खुशी किचन की पानी की टंकी में पलट दिए। ये तो बड़े अमीर लोगों वाला हाई एंड माल है। आधा हम खाएंगे और आधा बेच देंगे। जो पैसा मिलेगा उससे नया चमचमाता बंगला बन जाएगा। वैसे भी छुशेंग गांव इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ नॉर्मल मछली तो दिखती नहीं, ऑक्टोपस तो दूर की बात है। उस रात खाना बनाते वक्त आंटी सन ने 2 ऑक्टोपस काटे, लेकिन उन्हें काटने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी उंगली में हल्की सी खरोंच आ गई थी और चमड़ी के नीचे से हल्का सा खून रिस रहा था। ये समुद्री जीव भी कितना नमकीन है। ध्यान हटते ही उंगली पर कट मार दिया। आंटी सन ने 1 सेकंड के लिए अपनी उंगली चूसी, फिर चूल्हे के पास जाकर सारे ऑक्टोपस पकने के लिए पतीले में डाल दिए। वो उबलते हुए ऑक्टोपस को देखकर सोचने लगी, ये चीज बहुत महंगी है, आज रात तो अपने पोते को ज्यादा खिलाऊंगी। बच्चों की तो बढ़ने की उम्र होती है, उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जब रात का खाना टेबल पर परोसा गया तो आंटी सन के बेटे ने पतीले में पका हुआ टेस्टी ऑक्टोपस देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत एक बाइट ली। अगले ही सेकंड उसने भवें सिकोड़ते हुए कहा, मम्मी ये कौन सी मछली बनाई है? इसका टेस्ट तो बड़ा फ्रेश और अलग है। आंटी सन बोली, मुझे क्या पता, आज फिर एक बड़ा ट्रक पलट गया था। ये सब तेरे पापा का वहीं से लाया हुआ माल है। बता, बढ़िया बना है ना? आंटी सन का बेटा कॉलेज में पढ़ता था और जूलॉजी का स्टूडेंट था। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर किचन में रखी पानी की टंकी के पास गया। टंकी में देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका खून जम गया। मम्मी, ये तो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस है। मुझे नहीं पता था कि आपको इसे साफ करना और पकाना आता है, बेटे ने घबराकर पूछा। आंटी सन बेफिक्री से बोली, अरे इसमें क्या झंझट, मैंने तो बस ऑक्टोपस को काटा और सीधे पकने के लिए पतीले में डाल दिया। ये सुनते ही आंटी सन के बेटे के होश उड़ गए और वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मम्मी, ये ऑक्टोपस बेहद जहरीला होता है। अगर इसे सही तरीके से साफ न किया जाए तो इंसान मर जाता है। जल्दी करो, मुझे अस्पताल ले चलो। अगर देर हो गई तो मैं बचूंगा नहीं। आंटी सन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। वो तुरंत बाहर भागी ताकि बेटे को प्रांतीय राजधानी के बड़े अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढ सकें। वो भागते हुए पड़ोसी के घर घुसी। जांग मोंग, क्या तुम घर पर हो? मेरे बेटे ने वो ऑक्टोपस खा लिया है और उसे जहर चढ़ गया है। जल्दी अपनी गाड़ी निकालो और हमें बड़े अस्पताल ले चलो। लेकिन आंटी सन जैसे ही अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि जांग मोंग के डाइनिंग टेबल पर भी एक बड़ा सा ऑक्टोपस सजा रखा था। जांग मोंग ने तड़पते हुए पूछा, क्या तुम इसी मछली की बात कर रही हो? तब जाकर आंटी सन का ध्यान गया। सिर्फ जांग मोंग का चेहरा पीला पड़ चुका था, बल्कि जहर के असर से उसके होंठ भी सूजकर गुब्बारे जैसे हो चुके थे। हम तो गए, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये तो वही ऑक्टोपस है। सोचो, अगर पूरे गांव ने ये जहरीली मछली खा ली होगी तो क्या होगा? तुरंत 120 पर कॉल कर। जांग मोंग घबराकर फोन मिलाते हुए चिल्लाया, हेलो 120, हमारे पूरे गांव ने गलती से जहरीली मछली खा ली है। हम सब पॉइजन हो गए हैं। जल्दी आओ और हमारी जान बचाओ। लेकिन 120 एम्बुलेंस इतनी जल्दी आने वाली नहीं थी।
वजह ये थी कि गांव वालों ने उस बड़े ट्रक को आराम से और पूरा लूटने के लिए गांव में आने वाले रास्ते पर पहले से ही रोड़े, बजरी और पेड़ की डालियां बिछा रखी थीं, ताकि पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस गांव में देर से पहुंचें। अब उनका बिछाया वही जाल उनके अपने ही गले की फांस बन चुका था। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, इसे ही कहते हैं। आंटी सन अपने बेटे के पास रोते हुए चिल्लाने लगी, बेटा तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। उनके बेटे की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन चूंकि उनका परिवार हमेशा से बहुत ही बदतमीज और अनरीजनेबल था, इसलिए गांव का कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस रात पूरा गांव रात भर जागता रहा। हवा में सिर्फ उल्टी करने और दर्द से चिल्लाने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। आखिरकार तड़के सुबह दर्जन भर से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस गांव पहुंची। जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो नर्स ने मुझे बताया, आपको तो बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन आपकी बगल वाली सीट पर बैठे उस बूढ़े की हालत बहुत खराब थी। उसके सिर में अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई थी और दोनों पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं। अस्पताल लाने में बहुत देर हो गई, इसलिए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ये सुनते ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। नर्स आगे बोली, बाहर जो गांव वाले आए हैं उनकी हालत तो और भी बुरी है। पता नहीं उन्हें वो ऑक्टोपस कहाँ से मिला। उसे खाने के बाद हल्के केसेज में लोगों को चक्कर आ रहे हैं और पूरी बॉडी में दौरे पड़ रहे हैं। वहीं सीरियस केसेज में लोगों के ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कई लोग तो मौके पर ही निपट गए। ये अब तक का सबसे बड़ा फूड सेफ्टी इंसिडेंट है और सारे डिपार्टमेंट्स इसकी गहन जांच कर रहे हैं। जल्द ही हर तरफ के पत्रकारों और मीडिया को एक हॉट हेडलाइन की बू आ गई। सबके सब कैमरे और माइक लेकर छुशेंग गांव पहुंच गए और गांव के अफसरों पर सवालों की बौछार करने लगे। हमें तुरंत किसी को भेजकर ट्रक पलटने के सारे सबूत मिटाने होंगे और इन पैपराजी को संभालना होगा। अब हम क्या करें? विलेज चीफ अपना सिर पटक रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी मोमेंट पर गांव में अचानक एक बहुत भयानक आग लग गई। किसी को नहीं पता था कि आग किसने लगाई। गांव वाले बीमारी से पहले ही पस्त और कमजोर पड़े थे। ऊपर से इस भीषण आग की वजह से और भी बहुत सारे लोग झुलसकर घायल हो गए। हे भगवान, तेरी कसम, किस प्यारे फरिश्ते ने मेरा बदला लेने के लिए ये काम किया है। शराब के साथ इन ऑक्टोपस को जलाकर भस्म करने का आइडिया किसे आया होगा? ऐसा शैतानी दिमाग तो खुद शैतान का भी नहीं हो सकता। मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खुला और एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया। हेलो, हमें आपका एक रूटीन स्टेटमेंट दर्ज करना है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल ऑफिसर, जो पूछना है पूछिए, मैं पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ देखते हुए गंभीर टोन में कहा, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपको इस वाले रूट से तो जाना ही नहीं चाहिए था। बात ऐसी है कि ऑफिसर, पैसेंजर सीट पर बैठे उसी बूढ़े ने मुझसे कहा था कि आगे वाला हाईवे बंद है और मुझे इस रास्ते से जाने को बोला था क्योंकि ये शॉर्टकट था। उसने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि रास्ते में उसे उसके घर ड्रॉप कर दूं। अरे हाँ, क्या आपको मेरा फोन मिला? मुझे अपनी डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का शौक है, इसलिए जब वो बूढ़ा गाड़ी में बैठा तो मैंने अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन कर दिया था। एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो पूरा प्रोसेस उसमें रिकॉर्ड है। ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, हमें आपका फोन मिल गया है। उसके केस पे हल्का सा डैमेज है और थोड़ा पानी अंदर चला गया था। हमारी टेक डिपार्टमेंट की टीम अभी उसका डेटा रिकवर कर रही है। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत बढ़िया। किसी ऐसी चीज के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइएगा जो मैंने की ही नहीं, और न ही उस बूढ़े को छूट मिलने दीजिएगा। ऑफिसर ने कहा, हम बहुत ही गहराई से जांच करेंगे और किसी भी सस्पेक्ट को बिना सजा के नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई, क्या आपको उस बूढ़े का फोन मिला? मुझे अभी याद आया कि जब से वो बूढ़ा गाड़ी में बैठा था, वो लगातार अपने फोन में कुछ न कुछ उंगलियां चला रहा था, जैसे किसी को टिप ऑफ दे रहा हो। वही इस केस की असली चाबी है, ऑफिसर ने बताया। हाँ, हमारी टीम की अभी कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि बूढ़े के फोन से ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिन्हें एक्सीडेंट के बाद वो डिलीट करने का टाइम नहीं निकाल पाया था। उन मैसेजेस में उसने दूसरों को आपके ट्रक का नंबर और ये टाइम बताया था कि आपकी गाड़ी छुशेंग गांव से कब गुजरेगी। उसने बाकी लोगों से सड़क पर कीलें बिछाने और गड्ढे खोदने को कहा था। तो इसका मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर करवाया गया कार क्रैश है। टेक डिपार्टमेंट अभी उसके फोन का सारा डेटा पूरी तरह रिकवर कर रहा है। हमें उम्मीद है कि इसमें से और भी सबूत निकलेंगे। अगले ही सेकंड ऑफिसर का फोन बजा। बात करने के बाद उसने मुझे बताया, टेक्निकल रिकवरी से पता चला है कि ये उस बूढ़े का पहला क्राइम नहीं था। वो सिर्फ किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसने कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। उनकी गैंग की वजह से न जाने कितने ही ट्रक ड्राइवरों की जान जा चुकी है। इस केस में इन्वॉल्व सस्पेक्ट्स का नंबर बहुत बड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पहले से प्लान किया हुआ पूरा गैंग ऑपरेशन होगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि पुलिस के हाथ में अब तक ढेर सारे सबूत लग चुके होंगे, इसलिए मैंने डरने की एक्टिंग करते हुए पूछा, तो क्या उस बूढ़े की मौत की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी? ऑफिसर ने कहा, जब तक हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि वही बूढ़ा इस क्रैश का मास्टरमाइंड था, तब तक आप पूरी तरह बेकसूर हैं। आप तो उल्टे उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी ठोक सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ऑक्टोपस खाने की वजह से बहुत सारे गांव वाले जहरीले पॉइजन का शिकार हो चुके हैं, तो ट्रांसपोर्टर होने के नाते लापरवाही की लायबिलिटी आप पर बनती है। इस लायबिलिटी का हिस्सा धीरे धीरे तय किया जाएगा
और कॉम्पनसेशन का अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने तुरंत बेचारा बनते हुए कहा, मैंने तो उनसे बार बार कहा था कि इसे मत उठाओ, लेकिन वो जबरदस्ती छीनकर खाने के लिए ले गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच कहते हैं कि पिछड़े गांवों के लोग बिल्कुल अनपढ़ और गंवार होते हैं। ऑफिसर ने हैरान होकर पूछा, आप तो बेहोश हो गए थे ना, आपको अभी तक कैसे याद है कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश की थी? मैंने जवाब दिया, बेहोश होने से पहले मैंने जवाब दिया, हाँ, मैंने बेहोश होने से पहले उन्हें 1 से ज्यादा बार कहा था, इस ऑक्टोपस को गलती से भी मत खाना, अगर इसे सही से साफ न किया जाए तो ये बेहद जहरीला होता है। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। मुझे याद है कि एक्सीडेंट वाली जगह पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उससे मेरी बात साबित हो जाएगी। ऑफिसर ने बेबस होकर आह भरी और कहा, हमने बीती रात की फुटेज निकाल ली है, लेकिन उस कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है। उसमें बस इतना ही दिख रहा है कि गांव वाले ऑक्टोपस और शराब लूट रहे हैं और उन्होंने आपका फोन फेंक दिया था ताकि आप पुलिस को कॉल न कर सकें। पुलिस ऑफिसर को मुझसे और कोई काम की जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा आराम कर पाता, छुशेंग गांव के गांव वालों को खबर मिल गई कि मुझे होश आ गया है। वे पागलों की तरह मेरे वार्ड के बाहर पहुंच गए और दरवाजे को जोर जोर से पीटने और तोड़ने लगे। बाहर से औरतों और आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ओ पैसे के भूखे हत्यारे, बाहर निकल, तूने मेरे बूढ़े को मारा है, मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगी। और मेरे बेटे का क्या? उसने तेरे ट्रक का माल खाया और अब उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तुझे मेरे बेटे को अपनी एक किडनी देनी पड़ेगी। अंदर छुपकर बैठने से बात नहीं बनेगी, हमें पता है तू अंदर ही है। उन लोगों की ये बकवास सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने मन ही मन कहा, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, अभी तो इससे भी बड़ा झटका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, छुशेंग गांव के लोगों का ये सच पूरी दुनिया के सामने आ गया कि वे सालों से प्लानिंग करके ट्रक क्रैश करवाते थे और माल लूटते थे। देखते ही देखते ये पूरा गांव और यहाँ का एक एक इंसान पूरे देश की नज़र में घटिया कीड़े और क्रिमिनल बन गए। अब कानून उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली, पुराने एक्सीडेंट्स का शिकार हुए ढेरों ट्रक ड्राइवर्स और उनके पीड़ित परिवार भी इंसाफ मांगने सामने आ गए। न्यूज़ चैनलों पर पीड़ितों के इंटरव्यू चलने लगे। छुशेंग गांव के लोग चोरी के लिए इंसानी जिंदगी को पैर की जूती समझते हैं। उन्होंने जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाई थीं, जिसकी वजह से मेरे बेटे का ट्रक पलट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग दूसरों की तड़प पर जश्न मनाते हैं। ये इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मैं इन पर केस करूंगा और इन्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगा। टीवी पर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टर अपडेट दे रहा था। छुशेंग गांव के क्रिमिनल्स के खिलाफ भारी तादाद में विक्टिम्स सामने आ चुके हैं, इसलिए अब इन गांव वालों पर पब्लिक ट्रायल चलाया जाएगा। केस फाइल होते ही कई गांव वालों ने गांव छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबको ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इस घटना को 10 दिन बीत चुके थे। छुशेंग गांव का हर एक विलेजर अब डिटेंशन सेंटर में सड़ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था और वो थे ली चिंग, जो गांव के डिप्टी विलेज चीफ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस गांव के लोकल रहने वाले नहीं थे और न ही वो किसी क्राइम में शामिल थे। उल्टा, हर बार जब भी गांव में ऐसा कोई एक्सीडेंट होता तो वो कैमरों के जरिए उनके क्राइम्स का सबूत रिकॉर्ड कर लेते थे। वे इस पूरे मामले में एक बहुत बड़े विस्लब्लोअर साबित हुए थे। मैं अपने फोन पर यह न्यूज़ देख रहा था और मेरी स्माइल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार हमारा बदला पूरा हो चुका था। लेकिन ठीक तभी जब मुझे लगा कि मैं सारे शक शुबहे से बिल्कुल पाक साफ हो चुका हूँ, पुलिस वाले मेरे पास फिर से आ धमके। लेकिन इस बार वे मुझे सीधे पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में ले गए। ऑफिसर ने कड़क टोन में कहा, तुम्हें कई पीड़ितों की फैमिलीज के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया है। हमारे पास ये शक करने की पूरी वजह है कि ये पूरा केस तुम सबने मिलकर प्लान किया था। अब मैं जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। सबसे पहले, क्या तुम ली चिंग को जानते हो? मैंने शांति से जवाब दिया, हाँ, जानता हूँ। मैं एक दूसरे विक्टिम के फैमिली मेंबर का दोस्त हूँ। जब हम वहाँ साथ गए थे तो ली सर भी इत्तेफाक से वहीं मौजूद थे। ऑफिसर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि सालों पहले तुम्हारे पापा की मौत भी एक कार क्रैश में हुई थी और वो भी छुशेंग गांव में ही मारे गए थे। तो मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, तुम्हारा ये ट्रक पलटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुम कुछ लोगों का बनाया हुआ एक रिवेंज प्लान था। वो ऑक्टोपस और शराब तुम्हारे मर्डर वेपन्स थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस टाइप का क्राइम कर रहे हो। आप इमोशनल ट्रिक्स खेलकर मेरा मेंटल डिफेंस तोड़ना चाहते हैं। नाइस ट्राई, पर जैसा कि आपने खुद कहा, ये सिर्फ आपका एक अंदाजा है। मैंने सीधा ऑफिसर की आंखों में देखते हुए कहा, ऑफिसर, अगर आपके पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं है तो अभी आपने जो कुछ भी कहा उसके बेसिस पर मैं आप पर डिफेमेशन का केस ठोक सकता हूँ। ऑफिसर मुस्कुराया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? मैंने भी पलटकर स्माइल की। अगर आपके पास सच में कोई सबूत होता तो क्या मैं इस वक्त यहाँ आराम से बैठकर आपसे बातें कर रहा होता? मुझे बहुत पहले से पता था कि हर चीज का कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है, इसीलिए कौन सा एक्सप्रेशन देना है और कैसे जवाब देना है, इसकी प्रैक्टिस मैंने अपने दिमाग में हजारों बार की थी ताकि मेरा प्लान एकदम फ्लॉलेस रहे। ऑफिसर ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस वक्त सारे सबूत तुम्हारे फेवर में हैं, जो यही साबित करते हैं कि तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस बूढ़े की अपनी खुद की नौटंकी थी।
जिसकी वजह से वो मारा गया। लेकिन ट्रक में अचानक लगवाया गया नया बुलेट प्रूफ शीशा, तुम्हारे पहले से पहनी हुई क्रैश कुशन वेस्ट और गांव में 6 महीने पहले अचानक लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे, जब इतने सारे इत्तेफाक एक लाइन में जुड़ते हैं तो ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया प्लान ही होता है। मैंने बेफिक्री से कंधे उचकाए। आपको जो इन्वेस्टिगेट करना है कीजिए, अगर सच में कुछ मिल जाए तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि पापा के गुजरने के बाद मेरी मम्मी रोज रोती थीं। मुझे भी हर रात भयानक बुरे सपने आते थे, नींद नहीं आती थी और मैं सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहा था। पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है मुझे बुरे सपने आना बंद हो गए हैं। अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कल को जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपने पापा का सामना गर्व से कर सकूंगा। मेरा ज़मीर एकदम साफ है। ऑफिसर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्रिमिनल्स को सजा देना जज का काम है, तुम्हारा नहीं। तुमने जो भी किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। ये सुनते ही मेरी आंखों में आग उतर आई। तो फिर ये गांव वाले इतने सालों से बचकर कैसे घूम रहे थे? ऑफिसर, क्या आपने उन नीच गांव वालों के घिनौने चेहरे देखे हैं? क्या आपने कभी उन बेबस पीड़ितों की दर्दनाक चीखें सुनी हैं? अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मरते हुए देखने का वो लाचार एहसास आपको पता भी है? अच्छा हुआ वो सब मर गए, भगवान का शुक्र है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में सच में मेरे खिलाफ कुछ निकल आता है तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना। मेरी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अंत में कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप मुड़ा और इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल गया। मैंने इस दिन के लिए इतने सालों तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब सच में पूछताछ हुई तो मेरे इमोशंस इतने तेज हो गए थे कि मैं बस रंगे हाथों पकड़े जाते जाते बचा था। 2 महीने बाद इस बहुत बड़े केस का आखिरकार अंत हो ही गया। कोर्ट रूम में जज साहब ने फैसला सुनाया। ये अदालत अब इस केस के सेकंड ट्रायल का फैसला सुनाती है। जांच के बाद ये कंफर्म हुआ है कि सुन की मौत और गांव वालों के पॉइजन वाले इंसिडेंट के लिए ली चिंग पर कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती। सेकंड ट्रायल के दौरान गवाह वांग और 20 अन्य ट्रक ड्राइवरों ने कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने डैशकैम फुटेज, माल के नुकसान की लिस्ट और बाकी सबूत सबमिट किए, जिससे ये साबित हुआ कि छुशेंग गांव के लोग लंबे समय से सड़क पर कीलें बिछाते थे, गड्ढे खोदते थे और पलटे हुए ट्रकों का माल लूटते थे। उनके ये काम मांस लूटना, पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालना और मर्डर की साजिश के जुर्म के दायरे में आते हैं। सबूत एकदम पक्के और काफी हैं। मेन रिंग लीडर जांग और उसके साथियों को 15-15 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। सुन समेत 13 लोगों को 12 साल की जेल की सजा दी जाती है और बाकी अपराधियों को 7 साल की जेल की सजा मिलती है। ये फैसला फाइनल है। जैसे ही कोर्ट का फैसला सुनाया गया, ली चिंग और मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। केस खत्म होने के बाद ली चिंग ने कहा, मैंने छुशेंग गांव के डिप्टी विलेज चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अब मैं कहीं और काम करने का प्लान बना रहा हूँ। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अभी भी ट्रक ही चलाऊंगा। अगर आप कभी फिर से उस रास्ते से गुजरेंगे तो बेफिक्र होकर जाइएगा। अब रास्ते में कोई गाड़ी रोककर लूटपाट करने वाला नहीं बचा है। मैंने बात पूरी की। हाँ, मैं ट्रक चलाता रहूंगा और देखूंगा कि कहीं कोई और काला धंधा तो नहीं चल रहा। इस छुशेंग गांव की कहानी से मैं आने वाले हर ट्रक ड्राइवर को ये बताना चाहता हूँ कि इंसाफ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, चाहे कितना भी काला अंधेरा क्यों ना हो। एक ना एक दिन रोशनी की किरण पहुंच ही जाती है। छुशेंग गांव की सारी बुराई अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस शहर में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में रहकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। पर मैं इस शहर की वो रोशनी बनना चाहता हूँ जो हर एक काले अंधेरे कोने को चमका दे। मैंने हिस्ट्री की सबसे बेकार F रैंक एबिलिटी अवेकन की थी, जिसका नाम था रिफ्रेश, यानी 1 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी निर्जीव चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस लाना। लेकिन जब मैंने इसे असल में इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक किताब को रिफ्रेश करो तो वो किताब वैसी ही रहती है, और एक तौलिए को रिफ्रेश करो तो वो तौलिया भी वैसा ही रहता है। इसीलिए जब अपोकलिप्स शुरू हुए 3 महीने बीत चुके थे तो मेरी गर्लफ्रेंड बचे हुए आधे पैकेट बिस्किट उठाकर बिना पीछे मुड़े किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में जा बैठी। जाने से पहले उसने एक खाली कप नूडल्स का डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंका, जैसे वो किसी कुत्ते को टरका रही हो, और बोली, जान, बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी बेकार है कि तुम्हारे साथ रहकर तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। मायूसी में मैं उस खाली डिब्बे को घूरता रहा और तभी दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधने लगा, रिफ्रेश। अचानक एक तेज मसालेदार खुशबू फैल गई और फटी हुई पैकिंग के नीचे करीने से रखे नूडल्स और 3 मसाला पाउच नजर आए। मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरी पावर बेकार नहीं थी, बल्कि हम सबने इसे गलत समझा था। दरअसल शुरुआती हालत का मतलब उसकी पिछली सेकंड वाली हालत नहीं है, बल्कि वो हालत है जब वो चीज पहली बार सामने आई थी। इसलिए एक खाली कप नूडल्स के
डिब्बे की शुरुआती हालत है, एक पूरी तरह से बंद नई पैकेट वाली नूडल्स। उस पल मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था, न डर से बल्कि जबरदस्त एक्साइटमेंट से। मैंने उस लूटी जा चुकी कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फ्स पर नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ फटे हुए स्नैक्स के रैपर बिखरे थे। खाली पड़ी बोतलें किसी और के लिए भले कचरा हो, लेकिन अब मेरे लिए ये एक ऐसा खजाना थी जिसका कोई अंत नहीं। मैंने जल्दबाजी में पानी उबालकर नूडल्स नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी खाने की खुशबू यहाँ अनचाहे मेहमानों को बुला सकती थी। इसलिए मैं सावधानी से स्टोर की दूसरी मंजिल के गोदाम में चढ़ गया, भारी शेल्फ से दरवाजा ब्लॉक कर दिया और सुरक्षित होने के बाद ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली डिब्बा जमीन पर रखा और मन ही मन बोला रिफ्रेश, और डिब्बे पर एक हल्की सी लहर जैसी चमक गुजरी और अगले ही पल एकदम नई नूडल्स की पैकेट सामने आ गई फिर से, और मैं एक्साइटमेंट दबाते हुए बार बार यही करता रहा। इसलिए 10 मिनट में मेरे सामने 60 पैकेट नूडल्स का एक पूरा ढेर लग गया। चूंकि मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था, इसका मतलब था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते थे। फिर मेरी नजर एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी तो रिफ्रेश कहते ही पल भर में 500 मिलीलीटर की भरी हुई साफ पानी की बोतल सामने आ गई। फिर एक खाली फर्स्ट एड बॉक्स दिखा और रिफ्रेश करते ही मेरे हाथ में एकदम नया फर्स्ट एड किट आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि खाना, पानी और दवाई, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं, अब मेरे लिए अनगिनत और बेहिसाब हो चुकी थीं। झांग टिंग, तुझे लगता था मेरी पावर बेकार है? तो इंतजार कर, क्योंकि एक दिन तुम सब घुटनों पर आकर मुझसे खाने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिन मैं खुद को उस गोदाम में बंद रखा और वहाँ पड़े खाली डिब्बे मेरे लिए कच्चा माल बन गए। इसलिए चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, हर वो चीज जो पेट भर सके मैंने बक्सों में भरकर तैयार कर ली। एक कोना ठंडे पेय पदार्थों से भर गया और सबसे जरूरी बात, मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिल गया। साथ ही स्टोर में मिला एक पोर्टेबल स्टोव भी मिल गया, इसलिए मैं आखिरकार कुछ गर्म खा सकता था। सारी खिड़कियां बंद करके मैंने पानी उबाला, तीनों मसाला पाउच खोले और सावधानी से नूडल्स डाल दिए। जब वो जानी पहचानी खुशबू नाक तक पहुंची तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए भी खाता गया, क्योंकि ये अपोकलिप्स के बाद खाया गया मेरा सबसे भरपेट, सबसे सुकून वाला खाना था। पेट भरने के बाद दिमाग भी चलने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं है, क्योंकि ये कन्वीनियंस स्टोर किसी भी वक्त इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के हाथ लग सकता था या फिर किसी और सर्वाइवर की नजर में आ सकता था। इसलिए मुझे कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था और साथ ही हथियार भी चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ खाना पानी होने से इस अपोकलिप्स में इंसान बस कटने के लिए तैयार भेड़ बन जाता है। मैंने 2 बड़े बैग सामान से भर लिए और फिर दरवाजे की झिड़री से बाहर की दुनिया झांक कर देखी। सड़क पर कुछ इन्फेक्टेड बेमकसद घूम रहे थे, इसलिए एक गहरी सांस लेकर मैंने रिफ्रेश किए हुए बिल्कुल नए जैसे तेज फ्रूट नाइफ को कस कर पकड़ लिया, क्योंकि अब निकलने का वक्त हो गया था। स्टोर से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि पीछे की तंग गलियों का फायदा उठाकर मैंने ज्यादातर इन्फेक्टेड को टाल दिया और जब कभी कभार कोई अकेला मिल जाता तो मैं भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक कैन जोर से उस पर मार देता और जब वो चौंक कर रुकता तो फ्रूट नाइफ से काम तमाम कर देता। मेरा मकसद था शहर के पश्चिम में बना लान वान सोसाइटी, जो शहर का सबसे पॉश रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि वहाँ मजबूत सिक्योरिटी और ऊंची मोटी चारदीवारी थी। इसलिए शुरुआती अपोकलिप्स में ये कुछ वक्त तक टिक सकता था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि मेरे माँ बाप का घर वहीं था और जब अपोकलिप्स आया था तब मैं स्कूल में था, इसलिए उनसे संपर्क टूट गया था और उन्हें ढूंढना ही अब मेरी इकलौती जिद थी। पर लान वान तक का सफर मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था और छोड़ी हुई गाड़ियां हर मुख्य सड़क को जाम कर रही थीं। रास्ते में मैंने बहुत कुछ भयानक देखा, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए इंसान एक दूसरे से खूंखार तरीके से भिड़ रहे थे और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि झांग टिंग का धोखा इस बेरहम दुनिया के मुकाबले शायद सबसे मामूली बात थी, क्योंकि यहाँ इंसानियत कब की टूट चुकी थी। तीसरे दिन शाम को आखिरकार मैं लान वान सोसाइटी के बाहर पहुंचा, जहाँ बड़ा लोहे का गेट बंद था और दीवार पर धुंधले धुंधले पहरेदार नजर आ रहे थे। ये सोसाइटी तो वाकई एक सर्वाइवर्स बेस बन चुकी थी, इसलिए मैं दूर से काफी देर तक निगरानी करता रहा, क्योंकि अंदर जाने के लिए उनकी जांच से गुजरना जरूरी था। इसलिए मैंने अपना बैग ठीक किया, ज्यादातर सामान एक छिपे हुए सीवर में छुपा दिया, बस 2 बोतल पानी और एक पैकेट बिस्किट रख लिया ताकि एक आम शरणार्थी जैसा दिखूं, और गेट की तरफ चल पड़ा। रुको, कौन हो तुम? दीवार से आवाज आई तो मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सिर उठाकर धूल से सना अपना चेहरा दिखाया और कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लिन चेन है और मेरा घर बिल्डिंग नंबर 17 में है। ऊपर वाला कुछ देर चुप रहा, शायद वॉकी टॉकी पर कंफर्म कर रहा था, और थोड़ी देर बाद गेट थोड़ा सा खुला और एक आदमी हाथ में लोहे की रॉड लिए चौकन्नी नजरों से बाहर आया। आईडी कार्ड? उसने सख्ती से पूछा। इसलिए मैंने जेब से पहले से तैयार आईडी निकाल कर दे दी। उसने अच्छे से चेक की, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अकेले हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? मैंने सिर झुकाकर ठीक उतनी ही घबराहट और रूंधी आवाज में कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया, इसलिए बस इतना ही बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी और थोड़ा तरस भी खाया, लेकिन मेरी दुबली पतली शक्ल और बेचारगी भरे अंदाज के आगे उसकी सतर्कता ढीली पड़ गई। इसलिए बोला, अंदर आ जाओ, पर सोसाइटी का नियम याद रखना, हर नए आने वाले को अपने आधे रिसोर्सेज जमा करने होते हैं। मेरा दिल एक पल को धक से रह गया, लेकिन शुक्र है मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए मैंने आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिलाया और एक बोतल पानी और आधा पैकेट बिस्किट उसे दे दिया। आदमी ने सामान लिया और उसकी आंखों में एक पल के लिए तुच्छता की झलक दिखी, फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर घुसते ही जो नजारा दिखा उससे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि माहौल अब भी तनाव भरा था, पर कम से कम यहाँ कुछ व्यवस्था थी। लोग गश्त लगा रहे थे, कुछ लोग सुरक्षा और मजबूत कर रहे थे और औरतें बच्चे सोसाइटी के क्लब हाउस में इकट्ठा रखे गए थे। इसलिए ये जगह इस अपोकलिप्स में मानो
मानो एक टापू थी जो बाहर की बर्बादी और अफरा तफरी से थोड़ी देर के लिए अलग थलग थी। रजिस्ट्रेशन करने वाली एक आंटी ने बताया कि सोसाइटी अब श्योंगे नाम के एक आदमी के हाथ में है जो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था और एपोकलिप्स के बाद उसे एक फायर कंट्रोल एबिलिटी मिली, इसलिए उसने एक गार्ड टीम बनाकर सबको बचाया। हर घर वाले को रोजाना अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से खाना मिलता है और अगर ज्यादा पाना है तो पेट्रोल टीम या लॉजिस्टिक्स टीम ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन मैंने शरीर कमजोर होने का बहाना बनाकर फिलहाल किसी टीम में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि सबसे जरूरी काम था अपने माँ बाप को ढूंढना। पर जब बेचैन दिल के साथ मैं दौड़कर अपने घर के गेट पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा जोर जबरदस्ती तोड़ा जा चुका था और अंदर सब कुछ बिखरा उलझा पड़ा था। ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया, इसलिए मैं अंदर भागकर पागलों की तरह माँ पापा चिल्लाने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। ड्राइंग रूम की टेबल पर धूल की एक पतली परत जमी थी जिसका मतलब था कि वो कई दिन पहले यहाँ से जा चुके थे और जमीन पर झगड़े के निशान तो थे लेकिन कोई और निशान नहीं, इसलिए ये शायद अनहोनी में भी एक राहत की बात थी। मैं जमीन पर बैठ गया और पहले से भी बड़ी उलझन और डर मुझे जकड़ने लगे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। ठीक तभी जब मैं इसी उलझन में डूबा था, दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई और एक शरारती सी आवाज गूंजी, अरे वाह, यहाँ तो एक बचा खुचा शिकार भी है। मैंने अचानक सिर उठाया और देखा कि दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे और सामने वाला मुड़ा हुआ सिर लिए बुरी नजर से मुझे घूर रहा था। मैं उसे पहचानता था क्योंकि वो श्योंगे का चमचा था जिसे लोग बिच्छू कहते थे। बिच्छू ने होंठ चाटते हुए मानो मुझे कटे हुए मछली के टुकड़े जैसे देखते हुए तंज में कहा, तेरे घर के मालिक कुछ दिन पहले श्योंगे के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए उन्हें निकाल बाहर किया गया है और अब ये घर हमारा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने पूछा, तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया? बस बाहर फेंक दिया, क्योंकि जिसमें ताकत नहीं इस अपोकलिप्स में उसका यही अंजाम होता है। बिच्छू व्यंग्य से हंसा, फिर बोला, पर तुझमें थोड़ा दम दिखता है, इसलिए अगर यहाँ रुककर हमारा छुटपुट काम काज कर दे तो तुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। मैं सच में बहुत भोला निकला क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पनाह मिलेगी, लेकिन यहाँ भी वही जंगल का कानून चल रहा था। इसलिए जैसे जैसे वो पास आते गए मेरा हाथ चुपके से बैग की साइड पॉकेट की तरफ बढ़ा जहाँ मेरा रिफ्रेश किया हुआ एकदम नया फ्रूट नाइफ रखा था। पर ठीक जब मैं जान की बाजी लगाने को तैयार था, दरवाजे से एक ठंडी गंभीर आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? बिच्छू और उसके साथी की हरकतें एक साथ रुक गईं और आने वाले को देखते ही उनकी मुस्कान जम गई, इसलिए उन्होंने फौरन चापलूसी वाला भाव अपना लिया। दरवाजे पर काले कॉम्बैट सूट में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में तांग चाकू लिए हुए जिसकी धार पर अब भी गहरे लाल रंग के खून के निशान थे और उसके पीछे कुछ और सख्त कड़क सिपाही खड़े थे। मैं उसे पहचानता था क्योंकि वो चेन युए थी, लीरन दस्ते की सबसे ताकतवर कैप्टन, और कहा जाता था कि उसने एक बहुत दुर्लभ एकदम शार्प एबिलिटी अवेकन की है, इसलिए उसकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और वो श्योंगे का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। चेन युए ने बिच्छू की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखकर ठंडे लहजे में दोबारा पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने मानो कोई तिनका पकड़ लिया हो फौरन कहा, ये मुझे परेशान कर रहे थे। तो बिच्छू का चेहरा उतर गया और वो फौरन सफाई देने लगा, चेन कैप्टन, इसकी बात मत सुनो क्योंकि इसके माँ बाप श्योंगे के कर्जदार थे, इसलिए हम बस घर लेने आए थे। घर लेने के लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं और दरवाजा भी ब्लॉक करना पड़ता है, उसने ठंडे स्वर में कहा और फिर बोली, अब चलते बनो। बिच्छू मानो जान बचाकर भागा और अपने साथी को घसीटते हुए दुम दबाकर वहां से चला गया, इसलिए खतरा टलने के बाद मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरते गिरते बचा। चेन युए ने भौहें सिकोड़कर मुझे देखा और कहा, आगे से उन लोगों से दूर रहना, और बिना और वक्त गंवाए वो मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका और पूछा, कैप्टन चेन, आपको पता है मेरे माँ बाप को कहाँ भेजा गया? उनका नाम लिन जियानगुओ और वांग शियुमेई है। चेन युए ने थोड़ा सोचा फिर बताया, उन्हें सोसाइटी के उत्तरी गेट के बाहर वाली बंद पड़ी फैक्ट्री में भेजा गया है और कहने को उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मेरा दिल एक झटके से जकड़ गया क्योंकि बंद पड़ी फैक्ट्री में न खाना है न कोई सुरक्षा, इसलिए ये तो मरने के इंतजार जैसा ही था। चेन युए के जाने के बाद मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि मुझे उत्तरी फैक्ट्री जाना ही होगा और अपने माँ बाप को ढूंढना ही होगा, पर उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी, इसलिए मैंने बैग से एक चॉकलेट निकाली, 2-3 टुकड़ों में निगल कर ताकत बटोरी। फिर मेरी नजर बिच्छू की छोड़ी हुई लोहे की रॉड पर पड़ी जो जंग खाई और थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, रिफ्रेश, और अगले ही पल एक चमकती हुई बिल्कुल नई मेटल रॉड मेरे हाथ में आ गई, इसलिए मैंने सोचा बढ़िया। मैं रसोई में गया जहाँ मुझे पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट मिला, एक मल्टी टूल फोल्डिंग शवल, एक सर्वाइवल एक्स और एक चाकू, और बरसों इस्तेमाल न होने से ये सब कुंद पड़ गए थे, इसलिए रिफ्रेश कहते ही तीनों हथियार पलक झपकते ही अपनी सबसे धारदार हालत में लौट आए। रात होने तक मैंने पेट्रोल टीम की शिफ्ट बदलने का मौका देखा और चुपचाप सोसाइटी के उत्तरी गेट की तरफ खिसक गया क्योंकि यहाँ मुख्य गेट के मुकाबले काफी सुनसान था और बस 2 गार्ड जम्हाई लेते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ा नहीं बल्कि एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ निकाला, इसलिए रिफ्रेश की हुई एकदम नई रस्सी की मदद से मैंने 3 मीटर से ज्यादा ऊंची 4 दीवारी आसानी से पार कर ली। दीवार के बाहर बंजर जमीन थी और दूर एक फैक्ट्री का ढांचा नजर आ रहा था जैसे कोई खामोश लोहे का दैत्य हो, और हवा में सड़ांत फैली हुई थी तो कभी कभार ज़ॉम्बीज की घर्र घर्र आवाज भी सुनाई देती। मैंने रॉड कसकर पकड़ी, शरीर झुकाए और तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे जैसे मैं पास पहुंचता ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया क्योंकि फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 10-12 ज़ॉम्बीज जमा थे और लगता था वो किसी आवाज की तरफ खींचे चले आए हैं, इसलिए उस बंद लोहे के गेट को पागलों की तरह पीट रहे थे, जबकि गेट के अंदर से हल्की हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी। माँ पापा वहीं अंदर है।
हैं। ये सोचकर मेरा दिल जल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जबरदस्ती अंदर जाना ठीक नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे फैक्ट्री की एक साइड में ऊंची खिड़कियों की एक कतार दिखी, जमीन से करीब 4 मीटर ऊपर। इसलिए मैंने सोचा शायद वहां से अंदर जाया जा सकता है। फैसला करने के बाद मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे दूर खड़ी एक गाड़ी पर फेंका तो जोरदार आवाज हुई और गेट पर जमा ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ खींच गए और लड़खड़ाते हुए उस तरफ मुड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक पहुंचा, बैग से रस्सी निकाली, एक सिरे पर क्लाइंबिंग हुक बांधा और जोर से फेंका तो हुक खिड़की की चौखट में मजबूती से फंस गया। गहरी सांस लेकर मैं फुर्ती से रस्सी पर चढ़ने लगा और झट से फैक्ट्री के अंदर कूद गया। ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हॉल था जहां हर तरफ जंग खाई मशीनें और बिखरे पुर्जे पड़े थे, जबकि टूटी छत से बस चंद चांदनी की किरणें अंदर आ रही थीं। दूसरी तरफ से दबी हुई सिसकियां और बहस की आवाजें आ रही थीं, इसीलिए मैं आवाज का पीछा करते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। पुरानी मशीनों से घिरे एक कोने में मुझे दर्जनों सर्वाइवर्स बैठे दिखे, जो ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे, और भीड़ में एक ही नजर में मुझे मेरे माँ पापा दिख गए। वो कोने में सिकुड़े बैठे थे और माँ घुटनों को पकड़े बिना आवाज किए रो रही थी, जबकि पापा उसे कसकर पकड़े लगातार समझा रहे थे। मेरी आंखें भर आईं और रूंधी आवाज में मैं चिल्ला उठा, माँ, पापा। सब लोग चौंक गए और एक साथ मेरी तरफ देखने लगे, और माँ पापा तो और भी जोर से चौंके और सिर उठाकर मुझे देखा तो अगले ही पल उनके चेहरों पर हैरानी की जगह बेइंतहा खुशी छा गई। माँ चीखते हुए भागती गिरती मेरी तरफ दौड़ी और हम तीनों इस उजड़ी उम्मीद हारी दुनिया में एक दूसरे को कसकर लिपट गए, क्योंकि मिलन की खुशी ने सारे डर और बेचैनी को पल भर के लिए धो दिया। पर तभी एक कड़वी आवाज ने ये गर्मजोशी भरा पल तोड़ दिया। तू कहां से टपक पड़ा? चेहरे पर लंबे कट के निशान वाला एक आदमी आगे आया और उसके पीछे कुछ ताकतवर जवान लड़के खड़े थे, इसलिए साफ था कि यही यहाँ का सरगना था। उसकी लालची नजरें मेरे कंधे पर लटके फूले हुए बैग पर टिक गईं और वो बोला, अरे वाह छोटे भाई, तुझमें तो काफी दम लगता है, क्योंकि अकेले यहाँ तक आ गया। तो बैग में क्या है? निकाल कर सबको दिखा। मैंने अपने माँ पापा को अपने पीछे कर लिया और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये मेरी चीज है। तेरी चीज? कट्टे चेहरे वाला व्यंग्य से हंसा, फिर बोला, यहाँ किसी की कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ मेरी चीज होती है, इसलिए अक्ल से काम ले, बैग सौंप दे वरना। और उसने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी लहराई, इसलिए धमकी साफ थी, और उसके पीछे के गुंडे भी घेरा बनाकर आगे बढ़ाए, जबकि यहाँ फेंके गए बाकी बूढ़े बीमार लोग गुस्से में होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और बस तरस भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मेरे पापा घबराकर मुझे पीछे खींचते हुए कटे चेहरे के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भाई साहब, मेरा बेटा नादान है और बैग में बस थोड़ा सा खाना है, इसलिए सब आपको दे देंगे, पर इसे तंग मत कीजिए, बहुत देर हो गई। कटा चेहरा तंज में हंसा और बोला, अब तो मुझे सिर्फ बैग नहीं बल्कि इसकी जान भी चाहिए। कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और मैं पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, और मेरे हाथ की मेटल रॉड एक तीखे कोण से उसकी कलाई पर पूरी ताकत से पड़ी, इसलिए कट की आवाज के साथ कटे चेहरे की कलाई एक अजीब कोण पर मुड़ गई। सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दुबला पतला दिखने वाला लड़का इतनी हिम्मत दिखाएगा, इसलिए दर्द से पसीने पसीने कटे चेहरे ने बुरी तरह चीखते हुए दहाड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पकड़ो इसे, क्योंकि आज इसका जीना हराम कर दूंगा। उसके गुंडे होश में आते ही चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े, इसलिए मैंने बैग माँ पापा की गोद में फेंका और फिर रॉड उठाकर वार रोकने लगा। एक गुंडे ने लाठी घुमाकर मुझ पर वार किया तो मैं बगल हटकर बचा और उसी झटके में रॉड का दूसरा सिरा उसकी कमजोर जगह पर जा टकराया, इसलिए वो चीखते हुए झुककर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कोई फालतू हरकत नहीं की, बल्कि हर वार सिर्फ कमजोर जॉइंट्स पर मारा, न कि एक झटके में मार डालने की नियत से। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा जो बात डरा रही थी वो ये कि मेरी ताकत मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। कटे चेहरे ने अपनी टूटी कलाई थामे गुस्से और डर से मिली जुली नजरों से मुझे घूरा और पूछा, तू है कौन? क्या तू भी कोई एबिलिटी होल्डर है? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से देखता रहा, क्योंकि इन कुछ महीनों में जो तकलीफ और बेइज्जती मैंने झेली थी वो सब इस पल एक तूफानी गुस्से में बदल चुकी थी। इसलिए मैंने बस इतना कहा, या तो निकल जा या मर जा। मेरी दहशत ने वहां मौजूद हर किसी को चुप करा दिया और कटे चेहरे की आंखों में उलझन थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो गया है। पर तभी इस तनाव भरे माहौल के बीच फैक्ट्री के लोहे के गेट से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसलिए भीड़ में हड़कंप मच गया। बाहर के ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने लगे हैं। क्या हो गया अचानक? ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने पागलों जैसे क्यों हो गए? और डर मानो किसी बीमारी की तरह फैलने लगा। कटे चेहरे को अब मेरी परवाह नहीं रही, इसलिए वो अपने साथियों के साथ शरीर और सामान लगाकर टूटते हुए गेट को रोकने में जुट गया। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी और गेट बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, जबकि कुंडी चरचराने लगी थी और कभी भी टूट सकती थी। इसलिए हर किसी के दिल पर मायूसी छा गई और मेरे माँ पापा भी डर से कांपने लगे और मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने उस पुराने जंग खाए लोहे के गेट को एक नजर देखा और दिमाग में एक हिम्मती ख्याल कौंधा, इसलिए मैं रॉड लिए सबकी हैरान नजरों के बीच गेट की तरफ चल पड़ा। दरवाजे को रोक रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और चुपचाप अपना हाथ उस ठंडे जंग खाए दरवाजे पर रख दिया। फिर सबकी अविश्वास भरी नजरों के सामने एक करिश्मा हुआ, क्योंकि वो बुरी तरह पिटा टेढ़ा गेट मानो वक्त उल्टा घूम गया हो और धीरे धीरे सीधा होने लगा, और साथ ही टेढ़ा फ्रेम भी वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। बस एक पल में चमकती हुई एकदम नई मेटल गेट सबकी आंखों के सामने खड़ी थी और बाहर से ज़ॉम्बीज़ की टक्करों के आगे अब गेट टस से मस नहीं
हुआ, बल्कि बस हल्की हल्की धमक भर सुनाई दे रही थी। इसलिए पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया और हर कोई मुझे मुंह बाएं देखता रह गया। कटे चेहरे ने भी हैरानी में मुंह खोल दिया और कलाई का दर्द तक भूल गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, तेरी पावर रिपेयर है क्या? मुझे समझाने का मन नहीं था, इसलिए हाथ पीछे खींचकर ठंडे लहजे में कहा, इस अपोकलिप्स में असली ताकत ही सबसे बड़ा पासपोर्ट है। अभी अभी दिखाई मेरी बेरहमी और उसके ऊपर ये करिश्माई एबिलिटी, इन दोनों ने कटे चेहरे का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए अब उसकी नजरों में लालच नहीं बल्कि गहरा डर था और वो बोला, बड़े भाई, अभी जो हुआ उसके लिए माफी, क्योंकि मुझे पहचानने में गलती हो गई, तो प्लीज बड़प्पन दिखाइए। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपने माँ पापा के पास गया और माँ मुझे देख रही थी, जिसकी नजरों में गर्व भी था, चिंता भी और थोड़ी अजनबियत भी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे भरोसा देती नजर से देखा, माँ डरो मत, क्योंकि हम है ना। फिर मैंने उस बड़े बैग से एक सेल्फ हीटिंग राइस बॉक्स, एक सॉसेज और एक बोतल साफ पानी निकाल कर उन्हें दिया और कहा, माँ पापा पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने पल भर में सबकी नजरें खींच लीं, इसलिए ना जाने कब से भूखे सर्वाइवर्स मेरे माँ पापा के हाथ में खाना देखकर गले में गटकने की आवाजें करने लगे और उनकी नजरों में तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। कटे चेहरे और उसके गुर्गे तो देखते ही रह गए, क्योंकि इस अपोकलिप्स में जहाँ खाना सोने से भी कीमती है, वहाँ मैं यूं ही इतना कुछ निकाल दे रहा था और ये उन्हें दरवाजा ठीक करने से भी ज्यादा हिला गया। ये सब करने के बाद मैंने दोबारा कटे चेहरे की तरफ देखा और कहा, अब से यहाँ जो मैं कहूंगा वही होगा। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी वो साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंची, इसलिए कटे चेहरे का चेहरा एक बार फड़का और आखिरकार वो थक कर सिर झुका बैठा। फैक्ट्री बेस पर कब्जा जमाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकला, क्योंकि असली ताकत और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के आगे कटे चेहरे का रौब कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि सोचा कि इस एपोकलिप्स में मानव शक्ति भी एक रिसोर्स है, इसलिए मैंने उन्हें पहरे और आसपास के ज़ॉम्बी साफ करने का काम सौंपा, जबकि मैंने खुद खाने और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। हर रोज मैं अकेले एक कमरे में बंद हो जाता और दिखावे के लिए सामान गिनने का बहाना बनाता, लेकिन असल में लगातार रिफ्रेश करते हुए खाना और जरूरत की हर चीज बनाता रहता। जब दर्जनों नए नकोर बक्से सबके सामने आते तो हर किसी की नजरों में मेरे लिए डर मिली इज्जत झलकती और सब सोचते थे कि मेरे पास कोई स्पेस टाइप एबिलिटी है जिसमें बेशुमार रिसोर्सेज जमा है। पर्याप्त खाना और सुरक्षित छत मिलने के बाद सर्वाइवर्स के चेहरों पर धीरे धीरे रौनक लौटने लगी और पूरी फैक्ट्री मेरे नेतृत्व में सलीके से चलने लगी। माँ पापा मेरे सबसे बड़े सहारे बन गए, क्योंकि वो लोगों का इंतजाम और सामान बांटने में मेरी मदद करने लगे। इसलिए भीड़ में उन्हें फिर से अपनी इज्जत और अहमियत महसूस होने लगी और उनका हौसला भी रोज बरोज बेहतर होता गया। सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा था, फिर भी मेरे दिल में एक कांटा अब भी चुभ रहा था। लान वान सोसाइटी का वो श्योंगे जिसने मेरे बेसहारा माँ बाप को अपने हाल पर मरने के लिए बाहर फेंक दिया था, ये हिसाब मुझे किसी न किसी दिन चुकाना ही था। और वैसे भी लान वान की सुरक्षा और रहन सहन इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी, इसलिए मैं अपने माँ पापा को और अपने साथ आए इन सब लोगों को एक ज्यादा भरोसेमंद घर देना चाहता था। तो अब वक्त था उस श्योंगे से एक बार आमना सामना करने का। एक हफ्ते बाद पूरी तैयारी करने के बाद मैंने रिफ्रेश एबिलिटी से फैक्ट्री में मिली कुछ खराब पड़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स को पूरी तरह चार्ज फैक्ट्री फ्रेश हालत में लौटा दिया और साथ ही दर्जनों नए प्रोटेक्टिव सूट्स, सेफ्टी हेलमेट्स और स्टील टो बूट्स भी रिफ्रेश कर लिए। हथियारों के लिए मेटल रॉड्स और एक्स के अलावा मैंने फैक्ट्री के स्टील से कई तेज भाले भी बनवा लिए। और रहा कटे चेहरा और उसके कुछ खास साथी, तो अब वो मेरे पूरी तरह वफादार बन चुके थे, क्योंकि मैंने उन्हें पेट भर खाना और तन ढकने के कपड़े दिए, जो इस अपोकलिप्स में किसी बड़े एहसान से कम नहीं था। इसीलिए मैंने अपने सबसे मजबूत 20 लड़ाकों को चुना, जिनमें कटे चेहरा भी शामिल था। निकलने से पहले तैयार खड़ी टुकड़ी को देखकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी ही चीज वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि लान वान की मजबूत दीवारें और आरामदेह घर हैं, इसलिए हम वहाँ एक सच्चा सुरक्षित घर बनाएंगे। इसलिए जो मेरे साथ चलना चाहता है गाड़ी में बैठे। कोई भी हिचकिचाया नहीं, क्योंकि मेरी करिश्माई ताकत देख चुकने के बाद उन्हें मुझ पर लगभग अंधा भरोसा हो चुका था। इसलिए 20 लोगों का काफिला धूमधाम से लान वान की तरफ बढ़ चला। जब हम उत्तरी गेट पर पहुंचे तो दीवार पर मौजूद पहरेदारों ने भी हमें देख लिया था और इतनी बढ़िया लैस टुकड़ी देखकर वो सन्न रह गए। कटे चेहरे, तुझे तो निकाल दिया गया था ना, वापस कैसे आ गया? कटा चेहरा अब मेरा पक्का फॉलोअर बन चुका था, इसलिए सीना तान कर पूरे जोश में जवाब दिया, हम श्योंगे से बात करने आए हैं, यानी डील करने। तुम लोग डील करोगे? हाँ। पहरेदार हंस पड़ा। तभी मैं गाड़ी से उतरा और आगे बढ़कर ठंडे लहजे में बोला, श्योंगे को जाकर बता कि लिन चेन आ गया है। उस पहरेदार ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे सबके बीचों बीच देखकर समझ गया कि मैं कोई अहम शख्स हूँ, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने वॉकी टॉकी पर ऊपर रिपोर्ट कर दी। जल्द ही उत्तरी गेट खुल गया और श्योंगे अपने आदमियों के साथ बाहर आया। साथ में ली रन दस्ते की कैप्टन चेन यूए भी थी। श्योंगे की नजरें चतुर और घमंडी थीं और हमारी टुकड़ी को देखकर, खासकर हमारे नए नकोर हथियारों और चमकते जोश को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और लालच की एक झलक कौंध गई। अरे कौन है भाई? लिन छोटे भाई, कुछ दिनों में ही तो अच्छी खासी कमाई कर ली। श्योंगे, सीधी बात, मैं अपने लोगों को लेकर लान वान में रहना चाहता हूँ। श्योंगे को मानो कोई शानदार मजाक सुनाई दिया, इसलिए जोर से ठहाका लगाने लगा। लिन भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या? क्योंकि लान वान मेरी मेहनत से बना इलाका है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने देने की मुझे क्या जरूरत? मेरे पीछे से कटे चेहरे ने एक बक्सा आगे बढ़ाकर खोल दिया और पूरा का पूरा बक्सा ठीक ठाक पैक की गई कंप्रेस्ड बिस्किट से भरा था।
था। इसलिए ये देखते ही शोंगे की हंसी अचानक रुक गई और पीछे खड़े उसके गार्ड्स भी सन्न रह गए, क्योंकि लान वान की सुरक्षा भले अच्छी हो पर यहाँ मुंह ज्यादा और खाना कम है और रोजाना का राशन सिर्फ एक टुकड़ा काली रोटी भर होता था। इतना खाना तेरे पास कहाँ से आया? तुझे जानने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, डील करेगा या नहीं? शोंगे की आंखें भांपती रहीं और उसने पूछा, किस तरह की डील? बहुत आसान, मेरे लोग यहाँ रहेंगे और हम कुछ खाना देंगे, जबकि तुम सोसाइटी की सुरक्षा संभालो ताकि हम मिलकर यहाँ का इंतजाम चला सकें। शोंगे का चेहरा सख्त पड़ गया और बोला, छोटे भाई तेरी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि मैं इस बेस का सरगना होकर तुझ जैसे किसी गुमनाम लौंडे के बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, इसलिए नामंजूर। नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती अंदर घुसेंगे। जबरदस्ती? हाँ हाँ, तुम 20-25 लोग। शोंगे ने इशारा किया तो चेन युए और उसके पीछे ली रन दस्ता एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया। इसलिए एक भयानक किस्म की सख्ती हवा में फैल गई, क्योंकि ली रन दस्ता इस पूरे लान वान का सबसे तेज हथियार था और हर सदस्य लड़ाई में तपा हुआ एबिलिटी होल्डर था। इसलिए मेरे लोग तनाव में आ गए। फिर भी सिर्फ मैं ही बेफिक्र खड़ा रहा। मैंने चेन युए की तरफ देखा, वही औरत जिसने कभी मेरी मदद की थी, और वो भी मुझे देख रही थी और उसकी नजरों में जिज्ञासा और थोड़ी हैरानी थी। इसलिए मैंने पूछा, कैप्टन चेन, आपको भी लगता है हम अंदर नहीं घुस पाएंगे? चेन युए कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आपकी ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन लान वान में 200 पहरेदार हैं, इसलिए जबरदस्ती घुसना आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बात एक तरह की सद्भावना भरी चेतावनी थी और शोंगे खुश होकर हंस पड़ा। सुन लिया ना, इसलिए ज्यादा शेखी मत बघारो, बल्कि अपना सारा खाना यहाँ सौंप दो, ताकि मैं शायद तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को एक आम रहवासी की तरह अंदर रहने दूं, पर बाकी तेरे ये आदमी जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। यही था उसका जवाब, मेरा सारा सामान निगल जाना और मेरे लोगों को दुत्कार देना। इसलिए सच में उसने बड़ा शातिर हिसाब लगाया था। फिर भी मैं बस हंस पड़ा। लगता है बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी सोसाइटी की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो मुझे अंदर आने दो, वरना मैं वो पूरी बिल्डिंग गायब कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल कान फाड़ देने वाली हंसी में बदल गया। इसलिए शोंगे हंसते हंसते रो पड़ने के करीब आ गया। चेन युए, सुन ले, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा मजाक तो यही सुना। पर चेन युए नहीं हंसी, बल्कि वो बस मुझे गौर से देखती रही और नजरों में गहरी गंभीरता थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसलिए हंसी रोकर मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी, 3, 2। तो शोंगे के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सिकुड़ गई और हंसी थम गई। इसलिए सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो 30 मंजिला ऊंची इमारत लान वान की सबसे मशहूर पहचान थी और ज्यादातर पहरेदारों के परिवार भी वहीं रहते थे। इसलिए जैसे ही मैं एक तक पहुंचा, शोंगे डर छिपाते हुए कमजोर आवाज में दहाड़ा, बकवास बंद कर, पकड़ो इसे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही मेरी गिनती पूरी हुई, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और इस बार सिर्फ 1 मीटर के दायरे में नहीं, बल्कि इसकी सीमा को पूरी तरह बिना किसी रोके अपनी हद तक फैला दिया। सैकड़ों मीटर दूर खड़ी उस विशाल इमारत की तरफ देखकर मन ही मन बोला, रिफ्रेश, और पूरी दुनिया मानो म्यूट हो गई। इसलिए सैकड़ों दहशत भरी आंखों के सामने वो ऊंची आसमान छूती 30 मंजिला इमारत जैसे सिग्नल गड़बड़ किसी टीवी स्क्रीन की तरह बुरी तरह टिमटिमाने लगी। उसकी बनावट धुंधली, पारदर्शी होने लगी और बस 1 सेकंड में वो पूरी इमारत अंदर की हर चीज के साथ यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। इसलिए पीछे बस एक खाली सूनी नींव बच गई, मानो वो इमारत कभी वजूद में ही नहीं थी। हर किसी का चेहरा वहीं जम गया, चाहे हैरानी हो, खालीपन हो, या फिर एक ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सका। शोंगे के आदमी पूरी तरह टूट गए, इसलिए हथियार फेंककर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे जैसे किसी कयामत से बच रहे हों। जबकि शोंगे खुद जमीन पर बैठ गया, चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया और होंठ कांपते रहे। फिर भी एक शब्द तक मुंह से नहीं निकला। इसलिए उसकी फख्र वाली 200 लोगों की गार्ड फौज पल भर में बिखर गई। चेन युए और उसका लीरन दस्ता भले टूटे नहीं, फिर भी हर किसी के चेहरे पर हैरानी और दहशत साफ लिखी थी। और चेन युए का तांग चाकू पकड़ा हाथ हल्के हल्के कांप रहा था। उसने मुझे देखा और उसकी नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, क्योंकि अब वो मुझे किसी थोड़े दमदार सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि जैसे किसी इंसानी शक्ल में घूमते किसी चमत्कार की तरह देख रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और कीचड़ में गिरे लालची शोंगे के सामने चलकर गया तो उसने सिर उठाया और किसी राक्षस को देखने जैसी नजरों से मुझे देखा, जबकि पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। अब मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूँ। शोंगे ने बिना रुके सिर हिला दिया, इसलिए मैंने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि मुड़कर पीछे खड़े अब भी सन्न पड़े कटे चेहरे और बाकी लोगों से कहा, शहर में चलो। मेरे साथी जैसे नींद से जागे और उनकी नजरों में मेरे लिए एक जुनूनी कस्म की भक्ति उमड़ आई, क्योंकि उन्हें पता था उनका लीडर ताकतवर है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक। इसलिए एक पूरी इमारत को मिटा देना ये कैसी असीम शक्ति है, और ऐसे नेता के साथ इस अपोकलिप्स में जीना क्यों मुश्किल होगा। हम सब लान वान के हर किसी की दहशत भरी नजरों के बीच धूमधाम से सोसाइटी में दाखिल हुए और अब हमें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। जबकि चेन युए और उसका दस्ता चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलते रहे, जैसे हमारी अगवानी कर रहे हों। मुझे पता था कि आज से लान वान पर मेरा राज हो चुका है। लान वान पर कब्जे के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, यानी हिसाब चुका करना। इसलिए शोंगे और उसके धौंस जमाने वाले खास गुर्गों को मैंने कैद कर लिया। मैंने उन्हें मारा नहीं, बल्कि बस उनकी एबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि मेरी रिफ्रेश एबिलिटी अब
इवॉल्व होकर जीवित शरीर पर भी काम करने लगी थी। इसलिए मैं अब किसी इंसान के शरीर को रिफ्रेश करके उसे सबसे सेहतमंद हालत में लौटा सका था और स्वाभाविक तौर पर मैं उसके अंदर मौजूद एबिलिटी कोर को भी रिफ्रेश करके उसे अवेकनिंग से पहले वाली शुरुआती हालत में लौटा सका था। जब शुंग एक फायर एबिलिटी होल्डर से एकदम मामूली कमजोर मोटे आदमी में बदल गया तो उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। रहा चेन युए और उसका ली रन दस्ता, तो उन्हें मैंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की क्योंकि वो सच्चे लड़ाके थे और जमीर वाले लोग थे, इसलिए ऐसी ताकत इस अपोकलिप्स में मिलना मुश्किल था। चेन युए के सामने ही मैंने उसकी लड़ाई से भोथरी हो चुकी तांग चाकू को रिफ्रेश किया और साथ ही एक्सपायर होने वाली सूजन की दवाई को भी रिफ्रेश करके बिल्कुल ताजी दवा बना दिया। इसलिए चेन युए ये सब देखकर आखिरकार समझ गई कि मेरी एबिलिटी कोई स्पेस पावर नहीं, न ही कोई रिपेयर पावर है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे वो समझ नहीं सकी, यानी लगभग किसी नियम प्रकृति जैसी। वो काफी देर चुप रही और आखिरकार सिर झुकाकर बोली, ली रन दस्ता, आज से आपके हुक्म पर चलेगा। ली रन दस्ता को अपने साथ जोड़ने के बाद मैंने असल में लान वान पर पूरी पकड़ बना ली। इसलिए मैंने नए नियम बनाए ताकि किसी के पास एबिलिटी हो या ना हो, बस काम करने पर उसे खाना जरूर मिले। अनलिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से मैंने बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया और साथ ही सोसाइटी में मौजूद हर गड़बड़ी करने वालों को साफ कर दिया। इसलिए मेरे नेतृत्व में लान वान पूरी तरह बदल गया। मेरे माँ पापा गर्व और सुकून भरी नजरों से मुझे देखते रहते, फिर भी उन्होंने कभी नहीं पूछा कि असल में मेरी एबिलिटी क्या है, क्योंकि वो बस इतना जानते थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब हर किसी का सहारा बन गया है। बेस के पटरी पर आने के बाद मैंने एक गहरे सवाल पर सोचना शुरू किया, यानी मेरी एबिलिटी की हद आखिर है कहाँ? क्योंकि नूडल्स रिफ्रेश की, इमारत रिफ्रेश की, तो क्या मैं किसी जिंदा इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता हूँ? मुझे एक पेट्रोल मेंबर मिला जो लड़ाई में ज़ॉम्बी के हमले में स्क्रैच्ड होकर म्यूटेट होना शुरू हो चुका था और सबको यकीन था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया तो एक नरम सफेद रोशनी ने उस साथी को घेर लिया। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे थमने लगीं और शरीर में हो रहा म्यूटेशन आंखों के सामने ही कम होने लगा। इसलिए मैंने उसका घाव गायब होते देखा और मेरे दिल में एक तूफान सा उठा, क्योंकि मैं कामयाब हो गया था। मैंने उसका शरीर संक्रमण से पहले वाली शुरुआती हालत में लौटा दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मेरे लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं रहा। इसलिए ये खोज एक पूरी इमारत रिफ्रेश करने से भी कहीं ज्यादा रोमांचक थी और मैंने सोचा कि अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं और भी बहुत सारे लोगों को बचा सकता हूँ, बल्कि शायद इस पूरे अपोकलिप्स को ही खत्म कर सकता हूँ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ी योजना आकार लेने लगी, पर उससे पहले मुझे एक निजी हिसाब चुकता करना था। इसलिए मैंने चेन युए को बुलाया और पूछा कि क्या उसे ली हुओ नाम के सर्वाइवर ग्रुप के बारे में कोई खबर है, यानी वही डी रैंक फायर एबिलिटी होल्डर चेन यान और मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड जांग टिंग वाला ग्रुप। चेन युए ने नक्शा निकालकर शहर के पूरब में एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया और बताया, जानकारी के मुताबिक वो लोग वहाँ काबिज हैं, क्योंकि शहर के पूरब का सबसे बड़ा ग्रुप है ये और इनका सरगना है चेन यान, यानी डी रैंक का सबसे शक्तिशाली फायर कंट्रोलर। मेरी आंखों में ठंडी चमक औंधी और मैंने कहा, कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं बस चेन युए और उसका दस्ता साथ लेकर निकला। इसलिए हम एक रिफ्रेश किए हुए आर्मर्ड एसयूवी में सवार होकर रास्ते में जो भी आया उसे रौंदते हुए उस बड़े सुपरमार्केट तक जा पहुंचे। सुपरमार्केट को अब एक मजबूत किले में बदला जा चुका था और दीवार पर हथियार बंद पहरेदार भरे थे, इसलिए हमारा आना देखते ही वो चौकन्ने हो गए। कौन हो तुम लोग? नाम बताओ। चेन युए ने खिड़की से सिर निकालकर तेज आवाज में कहा, लान वान बेस से लिन चेन, चेन यान लीडर से मिलने आए हैं। दीवार पर मौजूद लोगों ने शायद मेरा नाम नहीं सुना था, पर लान वान बेस का नाम वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट का गेट खुला और लाल जैकेट पहने एक आदमी बाहर आया, जबकि उसके पीछे चापलूसी करती झांग टिंग चली आ रही थी। कुछ महीनों में झांग टिंग की हालत काफी अच्छी दिखती थी, इसलिए मुझे देखते ही वो एक पल को चौंकी। फिर उसके चेहरे पर बेधड़क तंज और घमंड की मुस्कान फैल गई, क्योंकि शायद उसे अब भी लगता था कि मैं वही बेचारा उसकी हिफाजत का मोहताज इंसान हूँ। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे देखा, खासकर मेरे पीछे खड़ी चेन युए और ली रन दस्ते को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी झिझक आई, पर उससे कहीं ज्यादा हिकारत थी। लान वान कभी नहीं सुना, क्योंकि हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते, इसलिए इतना ही करता हूँ कि अपनी गाड़ी और सामान छोड़कर चलते बनो। उसकी बात बेहद घमंड से भरी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी डी रैंक फायर एबिलिटी के आगे किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसलिए झांग टिंग भी शेर की खाल पहनकर बोल पड़ी, सुना लिन, पुराने रिश्ते का लिहाज करके कहती हूँ, इसलिए इतनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि आज तुम चेन यान की जूती उठाने के भी लायक नहीं हो। मैं उसकी छोटी सोच भरी खुद पर इतराती शक्ल देखकर हंस पड़ा और कहा, झांग टिंग, याद है तूने मुझे कौन सा खाली डिब्बा फेंका था? झांग टिंग चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया मैं ये अचानक क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए बोली, कौन सा डिब्बा? याद नहीं, इसलिए जल्दी चलते बनो और यहाँ खड़े होकर नजरों में मत गड़ो। मैंने अपनी हंसी रोकी और नजरें बदल गईं। तुझे याद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए आज मैं तुझसे वही चीज खिलवाने आया हूँ। झांग टिंग को मानो कोई बड़ा मजाक सुनाई दिया, इसलिए उंगली दिखाकर जोर से हंसने लगी। लेन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझसे डिब्बा खिलवाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चेन यान भी बाहें बांधे व्यंग्य में मुस्कुराया और बोला, छोकरे, जबान तो बड़ी लंबी है तेरी, इसलिए लगता है तुझे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है मौत कैसे लिखी जाती है। बात खत्म होते ही उसकी हथेली पर एक दहकता हुआ अग्नि गोला बनने लगा और गर्मी हवा में साफ महसूस होने लगी। इसलिए ली रन दस्ते के सिपाही फौरन डिफेंसिव पोस्चर में आ गए। फिर भी बस मैं और चेन युए
हुए एक जगह खड़े रहे बिना हिले। मैंने उसकी हथेली में जलते अग्निगोले को देखा और सिर हिलाया। बस इतनी सी औकात है, बहुत कमजोर। यही कहते हुए मैंने हाथ उठाया तो चेन यान की हथेली में जल रहा वो अग्निगोला जैसे किसी हवा में बुझी हुई मोमबत्ती की तरह पल भर में बुझ गया। चेन यान के चेहरे की इतराती मुस्कान वहीं जम गई और यकीन न करते हुए उसने अपनी खाली हथेली को घूरा। कैसे हुआ ये? मेरी आग कहाँ गई? उसने दोबारा एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करे जरा सी भी चिंगारी नहीं जगा पाया। इसलिए उसकी फखर वाली फायर कंट्रोलिंग एबिलिटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तूने मेरे साथ क्या किया? चेन यान डर से चीख कर उंगली दिखाने लगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें उस डर से पथराई झांग टिंग की तरफ घुमाई और पूछा, अब बता मेरी हिम्मत कैसे हुई? झांग टिंग के होंठ कांप रहे थे और चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था असल में क्या हुआ। फिर भी उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो डरावनी फायर एबिलिटी मेरे सामने बिना आवाज किए बुझ चुकी थी, इसीलिए डर ने उसकी जबान बंद कर दी। चेन यूए ने चेन यान को किसी कुत्ते बिल्ली की तरह मेरे सामने पटक दिया, इसलिए वो घुटनों के बल गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। फिर भी मैं उसकी इस बेबसी को देख रहा था और दिल में कोई हलचल नहीं थी। जेब से एक चीज निकाली, यानी एक छपट्टा सा मसालेदार रेड कुक्ड बीफ फ्लेवर वाला नूडल्स का डिब्बा, वही डिब्बा जो कभी उसने मुझे फेंका था और मैं इसे तब से संभाल कर रखे था। इसलिए मैंने कहा रिफ्रेश, और वो खाली डिब्बा पल भर में एकदम नई पैकिंग वाली नूडल्स में बदल गया। मैंने पैकिंग फाड़कर नूडल्स और मसाला पाउच निकाल दिए और बस वो खाली कागज का कप बचा लिया और उसे झांग टिंग के सामने जमीन पर रख दिया। झांग टिंग ने जमीन पर पड़े उस खाली कप को देखा तो उसका चेहरा मुर्दे से भी ज्यादा बेजान पड़ गया, क्योंकि वो जान गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने वो कागज का कप उठाया और सबकी नजरों के सामने मजबूरन उसे खा लिया। इसलिए उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहकर पूरे चेहरे पर फैल गए। चेन यान ये सब देख रहा था, इसलिए आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसने किस हद तक डरावनी हस्ती से पंगा लिया है, तो उसके भी घुटने ढीले पड़ गए और वो भी झुककर घुटनों पर आ गिरा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप झांग टिंग को घूरता रहा जब तक उसने पूरा कागज का कप पैकिंग समेत पूरी तरह निगल नहीं लिया। ली हुओ बेस का पतन मेरी सोच से भी आसान निकला, क्योंकि अपने लीडर की एबिलिटी खोकर और मेरे हथकंडों से बुरी तरह डर कर उन्होंने लगभग बिना किसी विरोध के हार मान ली। इसलिए मैंने दोनों बेस को मिला दिया और लान वान बेस अब शहर के पूरब का सबसे ताकतवर सर्वाइवर ग्रुप बन गया। झांग टिंग का हिसाब चुका करने के बाद मैंने अपनी पूरी ऊर्जा बेस के विकास और अपनी एबिलिटी की रिसर्च में लगा दी, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई कि मैं ज़ॉम्बी वायरस ठीक कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। इसलिए जब तक पर्याप्त सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी न हो, ये राज छुपाकर रखना ही समझदारी थी। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब शुरू किया जिसकी देखभाल मेरे माँ पापा करते, जहाँ उन लोगों का इलाज होता जो संक्रमित होकर भी बचाए जा सकते थे। इसलिए हर वो इंसान जिसे मैंने ठीक किया वो मेरा तहे दिल से एहसानमंद बन गया और मेरा सबसे वफादार फॉलोअर बन गया। इसलिए मेरी ताकत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती चली गई। इस दौरान मेरा सामना और भी बहुत सी सर्वाइवर फोर्सेस से हुआ, इसलिए दोस्तों के लिए मैंने रिसोर्सेज और मदद दी, जबकि दुश्मनों के लिए मैं कभी नरमी नहीं दिखाता। लीन चेन नाम धीरे धीरे एक लेजेंड बन गया। इसीलिए कोई कहता कि मैं दुनिया बचाने वाला उद्धार करता हूँ तो कोई कहता कि मैं दुनिया मिटाने वाला दानव हूँ। पर वो कुछ भी कहें, एक सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। मैं इस अपोकलिप्स की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। अपोकलिप्स का 5वां साल आते आते लान वान बेस अब बढ़कर 1 लाख की आबादी वाला विशाल शहर बन चुका था और हमारे पास मजबूत डिफेंस सिस्टम था, साथ ही खुद मुख्तार खेती बाड़ी थी और एक ऐसा समाज था जिसमें व्यवस्था वापस लौट आई थी। इसीलिए यहाँ लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी और मैं इस शहर का निर्माता और रक्षक अब बहुत कम ही लोगों के सामने आता था, क्योंकि ज्यादातर वक्त मैं शहर के बीचों बीच बनी सबसे ऊंची मीनार पर रहता और अपने ही हाथों बसाए इस शहर को ऊपर से निहारते हुए बिताता। मेरी एबिलिटी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब मुझे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं अपनी नजरों में आने वाली हर चीज को रिफ्रेश कर सकता था। मैं किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता था और मैं किसी दूषित पानी के स्रोत को साफ कर सकता था। इसलिए मेरी ताकत अब सच में किसी भगवान जैसी होती जा रही थी। चेन यूए अब आशा का शहर का कमांडर इन चीफ थी और वो मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे ताजा हालात की जानकारी दे रही थी। एस रैंक ज़ॉम्बी इस एपोकलिप्स की सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि ये अकेला एक पूरा शहर तबाह करने की ताकत रखता है। मेरी नजरें दूर तक फैल गईं, इसलिए मैंने वो दिखा जो करोड़ों ज़ॉम्बीज से बना आसमान को ढकने वाला एक काला सैलाब था और उस सैलाब के बीचों बीच एक हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक ज़ॉम्बी बादशाहों की तरह, मानो उसे भी मेरी नजर का एहसास हो गया हो। इसलिए उसकी खूनी लाल आंखें मेरी नजरों से हवा में टकराईं और सैकड़ों मील दूर से एक भयानक मानसिक दबाव मेरी तरफ बढ़ चला। इसलिए चेन यूए दर्द से कराह उठी और चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। फिर भी मैंने बस हल्के से हाथ हिलाया तो वो सारा दबाव धुएं की तरह उड़ गया। तैयार हो? क्या आशा का शहर आपके साथ जिएगा मरेगा? मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम मरेंगे नहीं। और मैं पलटकर उस भयानक सैलाब की तरफ देखने लगा और इस शहर के हर उस इंसान की तरफ भी। इसलिए मैंने कहा, इस अपोकलिप्स को अब खत्म होना ही चाहिए। मैं अकेला ही आशा के शहर से बाहर निकल गया और शहर की चारदीवारी पर खड़ा होकर उस आसमान धरती निगल जाने वाले ज़ॉम्बी सैलाब के सामने आ डटा, जबकि पूरे 1 लाख नागरिक बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए मुझे देख रहे थे और उनमें डर तो था पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा था। एस रैंक ज़ॉम्बी की दहाड़ मानो किसी की रूह तक चीर देने वाली थी। इसलिए उसके इशारे पर पूरे सैलाब ने आखिरी और पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मैंने धीरे धीरे अपने
दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने वाला हूँ। इसलिए सबको लगा मैं कोई अपोकलिप्स मचाने वाला हमला करने वाला हूँ, पर वो गलत है क्योंकि मेरे चेहरे पर हिंसा नहीं थी बल्कि एक हल्की सी करुणा थी। इसलिए मेरी एबिलिटी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई जिंदगी के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत बिना कुछ रोके छोड़ दी। न किसी एक ज़ॉम्बी पर, न किसी एक इलाके पर, बल्कि दरारों से टूटी हुई धरती पर फिर से नरम हरी घास उगने लगी और आसमान पर छाई स्याह धुंध छौंटने लगी। इसलिए बरसों बाद वो जानी पहचानी गहरी नीली साफ धूप फिर से खिल उठी। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक ज़ॉम्बी अपने ही शरीर में हो रहे बदलाव को दहशत भरी नजरों से देख रहा था और उसने विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन दुनिया की जड़ से उठी इस नियम शक्ति को वो रोक नहीं पाया। इसलिए आखिरकार वो भी वापस इंसानी शक्ल में लौट आया और हैरान परेशान होकर अपने ही हाथों को घूरता रह गया। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी क्योंकि हर वो इंसान जो वायरस से संक्रमित था वापस सामान्य हो गया और हर वो एनवायरनमेंट जो अपोकलिप्स ने तबाह किया था दोबारा हरा भरा हो उठा, मानो वो 5 साल लंबा बुरा सपना बस एक भ्रम था। आशा का शहर में एक गहरा सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई स्क्रीन के सामने इस करिश्माई नजारे को हका बका होकर देखता रह गया और न जाने कितनी देर बाद सबसे पहला इंसान खुशी के आंसुओं में बह गया, जबकि चेन यूए ने गहरी सांस ली, आंखों में दृढ़ता भरकर, फिर दूसरा रोया, फिर तीसरा और आखिरकार पूरे शहर में इस बिल्कुल नई नकोर दुनिया में आसमान चीर देने वाला जश्न गूंज उठा। लोग मेरा नाम पुकार रहे थे और मैं दीवार पर खड़ा उस गर्म सुकून भरी हवा को महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर मैंने चेन यूए को देखा, अपने माँ पापा को देखा और उम्मीद व खुशी से भरे अनगिनत चेहरों को देखा। अब मेरे पैरों तले ये पूरी दुनिया भी वैसी ही थी।